Test. Welcome back. I'm Rahul Singh from Super 40 Spoken English. Today I'm gonna share a very interesting and very important videos for all of you, my dear friends. आप जैसा देख रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास के इस सीरीज में आप पहले तो सुपर 40 स्पोकन इंग्लिश का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और हर हर महादेव बोल करके शुरू करते हैं इस लेसन को। हम लोग आज पढ़ेंगे डे 1, जो कि इसके प्रीवियस वीडियो जो मैंने डाला था उस पर मैंने आपको बताया था मेरा सिलेबस क्या है, किस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाई करनी है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 कैसे पढ़ाई करनी है। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। समाज के अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं, वैसे बच्चे जो गांव से है, जिनको दूर दूर तक इंग्लिश से कोई नाता रिश्ता नहीं है, जिनको इंग्लिश से डर लगता है मेरे दोस्तों, उन बच्चों के लिए, और जो बच्चे शहर में पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। और आने वाले सभी कोर्स आप अगर परचेज करते हैं, सारा कोर्स अगर आप परचेज करते हैं, तो फिर ये सभी कोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो ध्यान देना है कि वैसे विद्यार्थी जिनको इंग्लिश आती है, वैसे विद्यार्थी जिनको इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल ये मानकर शुरू करना है कि अब हमें पढ़ाई करनी है। थोड़ी थोड़ी नॉलेज हम आपको के साथ शेयर करेंगे, आप बस उसको रिसीव कीजिए, ठीक है। तो एक लाइन बोलकर शुरुआत करते हैं कि कहा जाता है ना, बड़ा फेमस लाइन है कि अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे की इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है समुद्रों को, कि अभी अभी तो लांगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो लांगना पूरा आसमान बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। ये सेशन में हम लोग जानेंगे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल मान लीजिए कि हमें और आपको इंग्लिश नहीं आती है, चलो शुरू करते हैं। और डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, don't try to be perfect, just try to be better than you are studying. So let's start this incredible session, my dear students. चलिए, सुपर 40 स्पोकन इंग्लिश डे 1 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज क्या क्या पढ़ना है, कैसे समझना है, बिल्कुल इंग्लिश क्या है, वहां से शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको हम थोड़ा सा दिखाते हैं, ये देखिए इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज which is spoken all over the world, my dear students, which is spoken all over the world, ठीक है। ये तो आप भी जानते हैं, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। आप अपना जो नोटबुक रेडी करेंगे, जो असाइनमेंट रेडी करेंगे ना, तो डे 1 ऊपर लिख दीजिएगा और उसके नीचे लिखिए जल्दी से, थोड़ा तेजी में लिखिएगा, इंग्लिश लिखकर डैश दीजिएगा, लिखिएगा इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में लिख लेंगे। अगर आप तेजी के साथ लिखना चाहते हैं तो जल्दी से लिख लीजिए, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज which is spoken all over the world. Second, English is a rich language, ये एक अमीरों की भाषा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, English is the mixture of every languages, my dear students। थोड़ा इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर तेजी में लिख लीजिए। ऊपर डे 1 लिखा हुआ है, वैसा ही नोटबुक आप तैयार करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल शुरू करते हैं, आप थोड़ा तेजी में लिखिएगा। English is an international language which is spoken all over the world। दूसरा, इंग्लिश इज अ रिच लैंग्वेज, और इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेजेस, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश है, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। बिल्कुल छोटी छोटी बातें जानना है, ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी बातें। मुझे आशा है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आते हैं 2 नंबर लेक्चर में। देखिए, शुरुआत इंग्लिश की कहां से होती है, क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें क्या पढ़ना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको आज पढ़ना है अल्फाबेट के बारे में। क्या है अल्फाबेट? पहले मैं आपसे पूछता हूं, बताइए अल्फाबेट कितने होते हैं? अरे जल्दी से बताइए मुझे, अल्फाबेट कितने होते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कमेंट करके मुझे बता देंगे अल्फाबेट कितने होते हैं। चलिए, अल्फाबेट, और अल्फाबेट में होते हैं लेटर्स। अल्फाबेट को आप हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेट में होते हैं लेटर्स, उसके बाद लेटर्स बनाते हैं वर्ड्स, और वर्ड्स बनाते हैं सेंटेंस। तो फिर इसलिए हमने आपको ऐसे दर्शाया है, ठीक है, कि पहले अल्फाबेट, फिर लेटर्स, फिर वर्ड्स और फिर सेंटेंस। ये डे 1 है, बिल्कुल बेसिक से हम बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए, तो अल्फाबेट के बारे में क्या है कि अ सेट ऑफ 26 लेटर्स, सीधी सी बात है, अ सेट ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। 26 वो लेटर जो होता है, 26 लेटर्स जो होते हैं, उसके सेट को, जैसे देखो वर्णमाला कैसे बनते हैं, मान लो यहाँ पे आपने ऐसे जोड़ा है, ठीक है। तो माला बनाने के लिए देखो कितने सारे वर्ण, आप देखो यहाँ पे ऐसे में क्या करो। अब देखो ये मान लीजिए ये सब मिलकर क्या बना है, एक वर्णमाला बना है। ये सब लेटर है, मान लीजिए लेटर है, ए बी लेटर है, ये सभी लेटर मिलकर क्या बना है, एक अल्फाबेट बना है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अल्फाबेट एक होता है। कितना होता है? एक होता है। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स
और मेरे बहुत से फ्रेंड्स 26 सोचे होंगे कि अल्फाबेट 26 होता है, ऐसा कुछ नहीं है, अल्फाबेट एक होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए बहुत से वर्ड मिलके एक वर्णमाला बनाते हैं, उसी प्रकार बहुत से लेटर मिलके एक अल्फाबेट बनाते हैं। तो इस अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, ठीक है, लेटर्स बनाते हैं अल्फाबेट, ओके। लेटर्स अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ देखिए लेटर्स, तो जब लेटर्स के बारे में नॉलेज करेंगे, फिलहाल हमने देखा कि ए बी सी से लेकर जेड तक ये सब क्या है, इन सब के मेल को क्या बोलते हैं, हम अल्फाबेट बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखते हैं और आगे आपको बताएंगे। यहाँ देखिए, तो हमने नोट में लिखा दिया है, आप नोट कर सकते हैं इसको, कि अल्फाबेट एक होता है वर्णमाला। आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। आज के बाद कोई डाउट नहीं होगा। और सेट ऑफ 26 लेटर्स, ठीक है, उसके बाद अल्फाबेट एक होता है। अब यहाँ देखिए, अब आते हैं लेटर्स के बारे में, थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। लेटर्स के बारे में क्या पढ़ना होता है, थोड़ा देखिए यहाँ पे, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, माने अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। बात समझ आ गया? तो इंग्लिश जो है, अंग्रेजी जो है, उसकी सबसे छोटी, अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई को अगर हम, माने इंग्लिश को सबसे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाए ना, तो जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो आपका लेटर होता है। अब देखिए उसमें ए बी सी डी, किसी भी वर्ड को ले लीजिए, कोई भी वर्ड इंग्लिश में, तो इन्हीं लेटर से मिलके बनता है ना, तो इससे छोटा क्या हो सकता है? ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 जेड तक, ये कितने होते हैं लेटर्स? देखिए आप यहाँ पे, ये 26 होते हैं। कितने होते हैं इंग्लिश में? 26 होते हैं लेटर्स, ठीक है। जिसमें वोवेल्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, वोवेल्स में आप ले लीजिए ए ई आई ओ यू, ये आपके वोवेल्स हैं। और उसके बाद रेस्ट ऑफ वोवेल्स इज कॉल्ड कंसोनेंट। तो इसके बाद आप ले लीजिए बी सी डी एफ जी डैश डैश करके, ये होते हैं आपके कंसोनेंट, ठीक है। तो आप इसको 5 मान सकते हैं, होते ही 5 है। और 21 आपके क्या होते हैं? कंसोनेंट होते हैं। आप उसको लिख लीजिएगा, ए से लेकर जेड के बीच में ए ई आई ओ यू, रेस्ट ऑफ वोवेल्स इज कॉल्ड कंसोनेंट। आप इनको हटा के बाकी जितने भी लेटर लिखेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? आपके कंसोनेंट हो जाएंगे। कितने नंबर हो कंसोनेंट की? 21। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, तो लेटर को आप ऐसे देखो, दो तरह से लेटर लिखते हैं, एक कैपिटल लेटर, एक होता है आपका स्मॉल लेटर। आशा करते हैं आपको बिल्कुल पता होगा कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ठीक है, आता होगा इतना। जल्द से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ले लीजिए। अगर आप लिखने में एक्सपर्ट है तो आप लिख भी सकते हैं बहुत तेजी के साथ, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर मैं इसको आगे थोड़ा सा, वर्ड्स, लेटर के बाद क्या पढ़ना है? वर्ड्स पढ़ना है। अब देखिए, अब ग्रुप ऑफ लेटर्स, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको कि जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखा, यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है पेन। अब जो पेन है, तो ए भी एक लेटर है, पी भी एक लेटर है, ई भी एक लेटर है, एन भी एक लेटर है। इसलिए मैंने लिखा है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड व्हाट। आपने देखा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, अब देखो ये पी भी लेटर है, ई भी लेटर है, एन भी लेटर है, ये तीनों लेटर मिलकर क्या बना है? एक ग्रुप बना है। तो ग्रुप ऑफ लेटर। और दूसरा बात है कि पेन का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है बाबू? इसका अर्थ होता है कलम। अब जब पेन का अर्थ कलम होता है, तब सही मायने में पेन क्या है? हमारा एक वर्ड है। फिर देखिए यहाँ पे बुक। अब बुक जो आप लिख रहे हैं यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या होता है? किताब। इसके पास अपना एक अर्थ है, इसलिए एक वर्ड है। लेकिन इसको मैं ऐसे लिखूं अगर KOOB, तो फिर इसके पास नो मीनिंग है। और जब किसी के पास मीनिंग नहीं होता है, इसके पास अर्थ नहीं है, इसका मतलब ये वर्ड नहीं है। हाँ, देखने में बिल्कुल लगेगा कि ये भी एक वर्ड है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसके पास कोई मीनिंग नहीं है। तो सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर नहीं होना चाहिए, उस वर्ड के पास अपना कोई मीनिंग होना चाहिए। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यानी देखिए, बुक मतलब बुक मीन्स किताब होता है, और इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए एक वर्ड नहीं है। तो वर्ड के लिए क्या चाहिए? ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए और अर्थ भी होना चाहिए। आपने देखा सेंटेंस, सेंटेंस अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए ध्यान से, आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। अब देखिए, आपको थोड़ा समझिएगा, जिस प्रकार से लेटर में बनाया था वर्ड्स, और वर्ड्स बनाएंगे सेंटेंस। तो जब एक से अधिक लेटर आपस में मिलकर एक समूह बनाते हैं और एक मीनिंग देते हैं, वर्ड बन जाता है। उसी प्रकार जब एक से ज्यादा वर्ड, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक से ज्यादा वर्ड जब आपस में मिलते हैं, वैसे आप सोच रहे होंगे कि सर आप एक वर्ड लिखे हुए हैं, तो क्या एक वर्ड एक सेंटेंस हो सकता है क्या? आपको आगे मैं समझाने वाला हूं। THANKS, थैंक्स भी अपने आप में एक सेंटेंस है, आगे बताऊंगा आपको, इसलिए मैं लिखा है। तो अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे अजय क्या है?
ए लेटर है, जे लेटर है, ए लेटर है, वाई लेटर है, तो 4 वो लेटर मिलकर पहले इसको वर्ड बनाया, यहाँ भी लेटर्स मिलकर पहले इसको वर्ड बनाया, फिर यहाँ और यहाँ, अब ये सभी वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाए। तो सेंटेंस अजय ईट्स अ मैंगो, अजय एक आम खाता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, आगे हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो अजय ईट्स अ मैंगो, यहाँ पे ए वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है। जब एक से अधिक वर्ड आपस में मिले हुए हैं और इसका एक सटीक काफी सही अर्थ है, इसलिए ये एक सेंटेंस कहलाएगा, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे एक दूसरे से सब कनेक्टेड होते हैं। यहाँ देखिए, थोड़ा सा यहाँ समझिए, मैंने आपको यहाँ लिखा था कि अल्फाबेट, उसके बाद लेटर्स मिलकर बनाते हैं वर्ड्स, और वर्ड्स मिलकर बनाते हैं सेंटेंस। कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब आपने सेंटेंस देख लिया, अब थोड़ा समझते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या है, ठीक है। सेंटेंस आपने समझ लिया, अब समझते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या है। देखो, सेंटेंस अर्थ के मुताबिक, अर्थ के अकॉर्डिंग टू मीनिंग, सेंटेंस को 5 भागों मैंने तोड़ा है। पहला जो आपका है वो है असर्टिव, पहला जो क्या है वो आपका असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या है आपका इंटरोगेटिव, तो थोड़ा सा कलर बदलने दीजिए हमें। यस, आपने देखा कि पहला असर्टिव सेंटेंस है, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस है, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। खूब ध्यान से समझिएगा, यहाँ असर्टिव, यहाँ इंटरोगेटिव, यहाँ इंपेरेटिव, यहाँ ऑप्टेटिव, और यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मीनिंग 5 तरह के होते हैं। पहला असर्टिव, देखिए सामने, दूसरा इंटरोगेटिव, मेरे साथ बोलेगा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से इनके बारे में जानेंगे। असर्टिव सेंटेंस क्या है, देखिए असर्टिव सेंटेंस, द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस यस या नो सेंस, ऐसा कोई सेंटेंस जिससे हाँ या ना का बोध होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव का बोध होता है, उसे ही कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। खूब ध्यान से आप नोट बनाइएगा, खूब प्यार से बैठ के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बैठ के लिखिएगा, फ्रेश डे बाय डे करके नोट्स बनाइएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा और मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस, द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस यस और नो सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। अब देखो, वो सेंटेंस के एग्जांपल से समझ पाएंगे हम इसको अच्छी तरह से। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, पॉजिटिव सेंस है, बिल्कुल अफर्मेटिव सेंस है। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूं, नेगेटिव सेंस है, ठीक है। तो आपने लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसको अच्छा से नोट बनाते रहिएगा। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, अब देखिए असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिए। असर्टिव सेंटेंस को हम लोगों ने 2 भागों में तोड़ दिया है। पहला आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा आपका होता है नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान से लिखिएगा। अब द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस यस सेंस, यदि सेंटेंस का अर्थ यस में है फिर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। और द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस नो सेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। अब जो सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव हो, जिससे नो का सेंस आ रहा हो, वो जाहिर सी बात है नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो अब देखो यहाँ पे, आई प्ले क्रिकेट, सिंपल प्रेजेंट टेंस से लिया गया एग्जांपल है। आई प्ले क्रिकेट अफर्मेटिव सेंस दे रहा है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसका मीनिंग होता है। इसी का नेगेटिव मीनिंग हुआ आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो आप आराम से कह सकते हैं कि आई प्ले क्रिकेट एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और आई डू नॉट प्ले क्रिकेट एक नेगेटिव सेंटेंस है। जरूरत नहीं है कि ये नोट दिखेगा तभी आप इसको नेगेटिव समझेंगे। सेंटेंस के मीनिंग पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। आगे जब आने वाले क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो आपका इस प्रकार के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर मैं कह दूं, जरूरत नहीं है कि हमेशा नोट देखकर सेंटेंस को आप नेगेटिव कहेंगे, बिना नोट वाले सेंटेंस भी नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल। अब देखिए, असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। फुल स्टॉप मतलब फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं किसके अंत में? असर्टिव सेंटेंस के अंत में। कहने का मतलब क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर कंप्लीट करना हो तो फुल स्टॉप दे दीजिए और नेगेटिव सेंटेंस को भी कंप्लीट करना हो तब भी फुल स्टॉप दे दीजिए। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आशा करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और सब कुछ अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियोस को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिएगा। बाद में वीडियोस पहले आप देखिए, आप समझिए। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आता है तब अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को आप इसको शेयर करेंगे, ठीक है। बिल्कुल मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूं आपसे क्योंकि आप पहले इसको समझिए। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे मैं हिंदी बोलना बंद कर दूंगा। आई विल स्टॉप स्पीकिंग हिंदी एंड आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स।
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए आगे क्या पढ़ना है हमको, थोड़ा सा देखिए आते हैं थोड़ा सा 7 नंबर में। 2 नंबर में क्या पढ़ना था हमको, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ना था हमको, इंटरोगेटिव सेंटेंस। याद रखिएगा, द सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। आपने अभी कुछ देर पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाई किया था, अब आपको पढ़ाई करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है कि द सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, वैसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे आप देखो, आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हैं, ये भी प्रश्न है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस तरह के जब प्रश्न होते हैं तो इसका उत्तर आप यस और नो में देते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो 2 तरह के प्रश्न आपने देखा। एक प्रश्न ऐसा देखा जिसका उत्तर आप यस नो में दे सकते हैं, दूसरा प्रश्न आपने ऐसा देखा जिसका उत्तर देने के लिए आपको कुछ शब्दों का प्रयोग करना पड़ सकता है। आगे थोड़ा सा समझेंगे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को 2 तरीके से हमने तोड़ दिया है। एक यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस, कहने का मतलब वैसा सेंटेंस जिसका उत्तर आप हाँ या ना में देते हैं उसे बोलते हैं यस नो इंटरोगेटिव। और ऐसा सेंटेंस ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आप शब्दों में कुछ बोल कर देते हैं, कुछ वर्ड से बोल कर देते हैं, उसे बोलते हैं WH वर्ड। पहले समझते हैं यस नो इंटरोगेटिव क्या है। तो जो सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले सभी सेंटेंस को क्या कहते हैं, यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आप फिर पूछेंगे मुझसे व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स। कल डे 2 में वर्ड्स के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे इन चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा कि किसे कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब यहाँ देखिए, तो मैंने ये देख लिया आपको। अब आते हैं थोड़ा सा WH वर्ड के बारे में। ठीक है, ऐसा करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए थोड़ा अगले चैप्टर में क्या पढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ लिखा हुआ है कि एज सी ब्यूटीफुल। एज जो है एक ऑक्सिलरी वर्ब है। अब एज सी ब्यूटीफुल, क्या वह सुंदर है, इसका उत्तर आप यस या नो में दे सकते हैं। तो फिर बार बार मैं कह रहा हूं कि जिस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में देते हैं उसे ही यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। आगे देखिएगा, WH वर्ड क्या है। तो जो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होते हैं, अब WH वर्ड का क्या होता है, देखिए व्हाट मींस क्या होता है, क्या। अच्छा, हु मींस कौन, वेयर मींस कहां, व्हाई मींस क्यों, हाउ मींस कैसे, etc। ऐसे बहुत से WH वर्ड्स होते हैं। आपके माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर इसका नाम WH क्यों पड़ गया, क्योंकि मेनली ये शुरू होंगे या तो W से, आप देखो यहाँ पे W या फिर H से, या देखो H, हाउ मेनी, हाउ मच, कोई बहुत से WH वर्ड आगे आप देखेंगे। तो ये शुरू होते हैं WH वर्ड से, जिस कारण से इन्हें WH वर्ड कहा जाता है। तो जो सेंटेंस WH वर्ड शुरू होते हैं उसका बोलते हैं WH वर्ड बोलते हैं। दूसरा बात क्या है ना कि इनका उत्तर आपको शब्दों में देना पड़ता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। अब आप यस और नो नहीं बोलेंगे, तो जब प्रश्न WH वर्ड से किया गया हो तो उत्तर देने के लिए यस नो नहीं बल्कि अपना रीजन देना पड़ता है। आप जो बात है वो बतानी पड़ती है, शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में आप क्वेश्चन मार्क का बिल्कुल प्रयोग करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर सब कुछ समझ में आ रहा हो तो चेहरे पे स्माइल बनाए रखिए। मुस्कुराना बहुत जरूरी होता है। स्माइल इज द की ऑफ योर सक्सेस। ठीक है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने बड़ों का रिस्पेक्ट और छोटों का भी रिस्पेक्ट, सबका रिस्पेक्ट कीजिए, सबसे प्यार कीजिए, यू नो। और थोड़ी सी परेशानियां होती रहेगी, वो होती रहती है। द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं आज, कल आपकी सबसे बड़ी मजबूती पक्ष बनेगा। इसीलिए द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो, माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अब थोड़ा समझते हैं असर्टिव सेंटेंस को। देखिए, हमने देख लिया, 2 बात पढ़ा हमने, असर्टिव पढ़ा और हमने इंटरोगेटिव पढ़ा। हमने इंपेरेटिव नहीं पढ़ा, ऑप्टेटिव नहीं पढ़ा और एक्सक्लामेटिव नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि ये डे 1 में नहीं आते हैं। इनको आगे के जो डे बनाए गए, जो कोर्स बनाए गए, उनमें हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब जो ज्ञान हम लोग पढ़े थोड़ा उसको सेंटेंस के पैटर्न पे देखते हैं। क्योंकि आने वाले क्लासेस की जो पैटर्न होगी, जो सेंटेंस की पैटर्न होगी, जिस तरह से मैं इंग्लिश सिखाता हूँ आप लोगों को, वो कुछ इस तरह का पैटर्न होगा। पहले देखते हैं सेंटेंस। तो इसमें क्या क्या प्रयोग है, असर्टिव प्लस इंटरोगेटिव के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। सेंटेंस हमने 6 पार्ट में तोड़ा है सेंटेंस को, 1 2 3 4 5 और 6। पहला क्या है, ये देखो, ये दोनों असर्टिव है। क्यों असर्टिव है, यस और नो, याद रखिएगा असर्टिव है। ये दोनों क्या है, WH वर्ड है, ये भी दोनों WH वर्ड है। अब देखिए, एक अफर्मेटिव है, मैं खुश हूं का इंग्लिश क्या होगा, आई एम हैप्पी। ये अफर्मेटिव है, अभी कुछ देर पहले हम पढ़े थे, आई एम हैप्पी। इसका नेगेटिव क्या है, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं। ये आपका नेगेटिव वाक्य है।
तो देखो आपने, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं, आई एम नॉट हैप्पी। तो ये तो असर्टिव सेंटेंस है, देख पा रहे हैं आप। अच्छा दूसरा देखिए, अब ये जो है ना एम आई हैप्पी, इसका हिंदी क्या होता है, क्या मैं खुश हूं। ध्यान देखो, क्या मैं खुश हूं। क्या सेंटेंस के शुरू में रहे या फिर क्या सेंटेंस के बाद में रहे, इन दोनों ही स्थितियों में हम ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर निकालते हैं, उसको यस नो सेंटेंस के पैटर्न बनाते हैं। तो क्या मैं खुश हूं, एम आई हैप्पी, एम आई नॉट हैप्पी, क्या मैं खुश नहीं हूं। और WH वर्ड, वाई एम आई हैप्पी, मैं क्यों खुश हूं, और वाई एम आई नॉट हैप्पी, मैं क्यों खुश नहीं हूं। तो इस प्रकार हमने देखा एक सेंटेंस को, किसी भी भाषा को आप इन्हीं 6 तरीके से बोल सकते हैं, कोई 7वां पैटर्न लेके आप नहीं आ सकते। जैसे मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, दूसरा मैं तुमसे नहीं बात करना चाहता हूं, तीसरा हो सकता है कोई पूछे क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो, क्या फिर कोई पूछे क्या तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते हो सकता है तुम मुझसे क्यों बात करना चाहते हो, कहां बात करना चाहते हो, कब बात करना चाहते हो, क्यों नहीं बात करना चाहते हो। तो ये पैटर्न बड़ा शानदार है इंग्लिश सीखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज सीखने के लिए पैटर्न बहुत ही अच्छा है। मैंने क्या कहा कि आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एम आई हैप्पी, एम आई नॉट हैप्पी, वाई एम आई हैप्पी, वाई एम आई नॉट हैप्पी, ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। अच्छा फिलहाल आपके लिए एक वर्क है, मैं आपको एक काम भी दे रहा हूं, अब थोड़ी देर के बाद जब क्लास कंप्लीट होगा ना तो आप इस काम को कर ही लेना, बिल्कुल कर लेना, आई होप यू कैन। सो वो सुंदर है। अब इसको इसी प्रकार से इसका अफर्मेटिव यस बनाना है, इसका असर्टिव का नेगेटिव बनाना है, मतलब अफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, यस नो का अफर्मेटिव बनाना है, यस नो का नेगेटिव बनाना है, WH का अफर्मेटिव बनाना है और WH का नेगेटिव बनाना है। ऐसा करते हैं, वह सुंदर है। ये होमवर्क आप करके या फिर मुझे अभी आप कमेंट बॉक्स में बना कर सेंड कर दीजिए ताकि मैं देख लूँ आप कैसे बनाते हैं, सही है गलत है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तब हम बात करेंगे सेंटेंस के इस पैटर्न। देखो सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं तो सेंटेंस में एस, भी और ओ, ये बड़ा कॉमन पैटर्न है सेंटेंस का। एस का मतलब सब्जेक्ट, बी का मतलब वर्ब और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो मैंने कुछ दिया है यहाँ पे, किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस कहलाने के लिए, खूब ध्यान सुनिएगा, किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस कहलाने के लिए उसके पास 2 चीज होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, एस भी होना चाहिए, तब वो कहलाएगा एक सेंटेंस। अब यहाँ देखिए मैंने कहा कि ए से सब्जेक्ट, बी से वर्ब, ओ से ऑब्जेक्ट। अब जो ये सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। एन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे नाउन, पी का मतलब क्या होगा यहाँ पे प्रोनाउन, तो PRONOUN प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसी प्रकार ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। माने पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, क्या क्या होता है देखो, तो यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें सब्जेक्ट बनने की जो कैपेसिटी होती है वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन में होती है, और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, समझेंगे इसको। अब देखिए, तो सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? अ सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। अ सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर मींस क्या होता है? करने वाला। अब ऐसे ही पता आपको स्पीक मींस क्या होता है? स्पीक मींस क्या होता है? बोलना। स्पीकर मींस क्या होता है? बोलने वाला। डांस मींस क्या होता है? DANCE डांस, नाचना। डांसर मींस क्या होता है? नाचने वाला। तो उसी प्रकार सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। किसी भी काम को जो करता है ना वही सब्जेक्ट कहलाता है। इस काम को करने वाला, मान लो कोई भी एक्शन हो रही है, तो कोई भी एक्शन कोई ना कोई कर रहा है, तो जो एक्शन करता है उसे ही हम लोग सब्जेक्ट मतलब कर्ता कहते हैं। ठीक है, यानी कि एग्जांपल में राम राइट्स अ लेटर। मान लो यहाँ पे राम क्या है? एक सब्जेक्ट है, राइट क्या है? एक वर्ब है, राइट्स, और ये क्या हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये राम क्या कर रहा है? इस एक्शन को कंप्लीट कर रहा है। पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? राम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, बड़ा कॉमन पैटर्न है तो क्या कि WHO हु से प्रश्न करने के बाद, देखो वहां पे किसी भी, मान लो कोई बड़ा सेंटेंस दिया गया हो, यहां देखिए, मान लीजिए कोई बड़ा सेंटेंस दिया गया हो, ठीक है, यहां लिखिएगा, और राम, समझिएगा, किल्ड रावण। ठीक है, राम किल्ड रावण। अब आपने देखा, तो अगर मैं पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो देखो हु से, किसी भी सेंटेंस से जब आप हु से प्रश्न करेंगे ना, थोड़ा आप नोट बना लीजिएगा कि किसी भी सेंटेंस से हु से प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। थोड़ा कहीं लिख लेंगे आप लोग, अगर आप कुछ कॉपी कलम लेके, मतलब कॉपी सॉरी नोटबुक लेके बैठे हैं तो नोट कर लीजिए। किसी भी सेंटेंस से जब हम हु से प्रश्न करते हैं तो प्राप्त उत्तर, जो उत्तर मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे हु किल्ड, अगर मैं लिखूं यहाँ पे क्वेश्चन में डालूं यहाँ पे कि हु किल्ड रावण, हु किल्ड रावण, तो मुझे आशा है कि आपका उत्तर क्या होगा, बताइए तो? राम।
तो हु से प्रश्न क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा कॉमन बात है जो बता दूं आपको कि आप सभी जो बहुत ऐसे गांव के जो बच्चे हैं, जो बच्चों को इंग्लिश दूर दूर तक समझ में नहीं आती, जिनको डर लगता है, उनके लिए थोड़ा सब्जेक्ट में कुछ लिखना चाहता हूँ। जैसे मान लो आई मीन्स क्या होता है, मैं, ये भी एक सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, वी मीन्स क्या होता है, हम लोग, ये भी क्या है, एक सब्जेक्ट है। चलो ही मीन्स क्या होता है, वह, पुरुष के लिए, लड़कों के लिए, ये भी क्या है, एक सब्जेक्ट है। सी मीन्स क्या होता है, वह, ये भी क्या होता है, इसकी भी एक लड़की है, लड़कियों के लिए आता है सी, लड़कों के लिए आता है ही। उसी प्रकार दे मीन्स क्या होता है बाबू, वे लोग या फिर वे सब, यहाँ देखो वे लोग या फिर वे सब, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। उसी प्रकार यू मीन्स तुम, फिर तुम लोग, यहाँ देख रहे हैं आप, फिर तुम सब, ये तुम सभी, ये सब क्या है, यू। और भी कुछ होता है, ये सब मिला करके क्या होगा, ये सब सब्जेक्ट होगा। तो आप क्या रखना कि ये सभी सब्जेक्ट होंगे। किसी का नाम, आपका जो नाम होगा वो भी सब्जेक्ट है, मैं भी सब्जेक्ट हूँ। ये कॉमन बातें हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कमजोर है, जिनको समझ में आ जाता है ये सब्जेक्ट है, इनको आप रट्टा लगा लीजिए। ठीक है, ये सभी क्या है, सब्जेक्ट है। तो सभी नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप वीडियो को स्लो करके या फिर वीडियो को यहीं पे रोक के आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, द वन हु रिसीव्स द एक्शन। मतलब ऑब्जेक्ट को ऐसे समझिए ना कि मैंने क्या कहा था, एस का मतलब होता है काम करने वाला को बोलते हैं सब्जेक्ट। वर्ब जो हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना क्या हो रहा है, वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, काम का असर। काम का असर किस पे पड़ रहा है, तो खूब अच्छा तरीके से रखना। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब काम हो रहा है, जो काम हो रहा है उसको वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट काम का असर, जिसपे काम का असर पड़ता है, कर्ता का असर पड़ता है, जो काम आप कर रहे हैं। जैसे मैं एक आम खा रहा हूं, बताओ मैं क्या हूं, सब्जेक्ट। मैं, खाना क्या है, वर्ब, जिसके अंत में ना है, नी है, ने, ये सब कल जानेंगे। ना, नी, जाना, खाना पीना, बैठना उठना, ये सब कल वर्ब क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल देखिए, मैं आम खा रहा हूं, मैं सब्जेक्ट हूं और खाना वर्ब है। और क्या खा रहा हूं, हम लोग करके रिएक्शन का असर कहां पड़े, एक आम पर, तो आम क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। तो देखो ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट प्रकार भी पढ़ेंगे हम लोग। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, वो सब जानेंगे आने वाले क्लासेस में। ठीक है, यहाँ देखिए, तो अब लिखा कि द वन हु रिसीव्स द एक्शन। अब देखो ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अभी कुछ देर पहले मैं लिखा था कि ही क्या है, सब्जेक्ट है। ईट्स क्या है, ये आपका वर्ब है। और ये क्या है आपका, अ मैंगो है, इसीलिए ही ईट्स अ मैंगो, ये क्या है आपका, एक ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा। मैंगो भी क्या एक नाउन है, आप समझ पा रहे होंगे। तो खूब अच्छा से रखिएगा। एस मतलब काम करने वाला, सॉरी मतलब जो काम करता है वो सब्जेक्ट है। विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, बताइए विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट खेल कौन रहा है, पूछिए हु से प्रश्न, विराट कोहली। और व्हाट से प्रश्न पूछिए, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट। तो हुम और व्हाट से जब क्वेश्चन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, वर्ब मतलब जो काम हो रहा है, जिसके कल डे 2 में पढ़ना है, और ऑब्जेक्ट मतलब काम का असर जिस पे पड़ता है। तो ये था हमारी क्लासेज। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और भी कुछ चीजें हैं जो आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से और लिख पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे अच्छा ये है कि आज हम लोग डे 1 पढ़े हैं। पूरा आशा मैं करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है तब मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां पे आपकी जो कुछ मैं कर सकता हूं वहां मैं करूंगा। ठीक है, और देखो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप काम करते रहिए, पढ़ते रहिए ईमानदारी पूर्वक एवरी डे 1 घंटे के लिए टाइम निकालिए। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा होगा आप देख सकते हैं। एवरी डे मैं वीडियो अपलोड करूंगा। इससे सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है कि मेरा एक एप्लीकेशन है सुपर 40 स्पोकन इंग्लिश, जाइए प्ले स्टोर पे उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये सारे वीडियोस डे बाय डे क्रम में वहां आपको मिल जाएंगे। और यूट्यूब चैनल जो मेरा, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर समझ में आया होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के पास, रिलेटिव्स के पास आप सेंड कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये जो कोर्स मैं बनाया हूं, ये कोर्स 60 दिनों का है। 60 दिनों के अंदर मेरे सारे स्टूडेंट्स जो है 30 डेज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सारे विद्यार्थी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम बिल्कुल ये मान के चलते हैं कि इंग्लिश बिल्कुल एक लैंग्वेज की तरह हमको ट्रीट करना है। हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में ये पढ़ो वो पढ़ो, यार क्या पढ़ना है यार, जो कुछ भी पढ़ना है बिल्कुल सिंपल भाषा में पढ़ना है। कितना मैं जानता हूं, कितना मेरे पास नॉलेज है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कितना मैं आपको समझा पा रहा हूं, आप छोटी छोटी बातें कैसे समझ पा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं बेस्ट ऑफ लक, कीप स्टडीइंग केयरफुली। थैंक यू।